आज आलेख लिखने का मतलब मकसद जरा आपसे समझना चाहता हूं। जरा हम लोग समझें कि राहुल गांधी ने आज इस आर्टिकल को अखबारों में क्यों छपवाया, एक बात। दूसरी बात, अब ये बात किस दिशा में जा सकती है? चुनाव से पहले आलेख आना, अगर महीने 2 महीने पहले आना, आज आना, उसका क्या मायने है? और उसके अलावा चुनाव आयोग, जबकि अब नए चुनाव आयुक्त हैं और उनका नया पहला चुनाव होगा, बिहार का चुनाव, उससे पहले राजीव कुमार सारे चुनाव करवा के गए हैं, ज्ञानेश कुमार का पहला होगा, तो उन पर कितना दबाव बन सकता है? ये तमाम बातें आपके जरिए समझना चाहता हूं। राहुल गांधी के खिलाफ एक एफआईआर दाखिल होनी चाहिए कि वो देश को बरगला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को का अपमान कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था का, और महाराष्ट्र के चुने हुए प्रतिनिधियों की विश्वसनीयता पर संदेह व्यक्त करके उनको जनता की आंखों के सामने गिरा रहे हैं, और उनमें कामठी भी शामिल है। तो राहुल गांधी को जेल होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि ये सरकार राहुल गांधी से हिल गई है। राहुल गांधी ने जितनी चीजें कही है अभी महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद से, वो लगातार कह रहे हैं। ये राहुल गांधी का नया ऑफेंसिव है, नया आक्रमण है। राहुल गांधी के आलेख ने जो इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ और उसका ट्रांसलेशन हिंदी में जो जारी हुआ और अब करोड़ों लोगों तक जा रहा है, उससे यह हुकूमत पागल हुई है। इस लिखे का एक जबरदस्त असर हुआ है। बिहार में ये लोग धांधली नहीं कर पाएंगे। ये लोग बिहार को या तो जानते नहीं हैं, या बिहार को जानते हैं तो इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। इस देश में सत्ताओं को बदलने की शुरुआत बिहार से हुई है। बीजेपी के लिए विधानसभा का चुनाव जीतना बहुत जरूरी था। अगर नहीं जीतती तो आरएसएस की बुरी तरह भद्द दौड़ जाती, उसके 100 साल का जो जश्न मन रहा है वो तबाह हो जाता। राहुल गांधी ने जो आंकड़े दिए हैं कि 2019 के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में कितने प्रतिशत वोटर बढ़े, उतने वोटर बढ़ गए, उसके बावजूद एनडीए का सफाया हो गया महाराष्ट्र में। तो उनको लगा कि केवल इतने वोटर बढ़ने से काम नहीं चलेगा। ये जो वोटिंग का जो पूरा पैटर्न है 5 बजे के बाद का, अगर इस पैटर्न को आप मध्य प्रदेश में देखें, एग्जैक्टली वही पैटर्न है कि 5 बजे के बाद, समय खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। तो ये जो पूरा मामला है वो ये है कि ये अब रुकने वाला नहीं है। हमको केवल एक चीज पूछना है आपके टीवी लाइव के माध्यम से कि क्या शरद पवार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से राहुल गांधी के इस आर्टिकल को शेयर करेंगे? क्या सुप्रिया सुले शेयर करेंगी?
क्या उद्धव ठाकरे शेयर करेंगे क्या? महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी क्या भूमिका है जो राहुल गांधी ने मुद्दे उठाए उसको लेकर? राहुल गांधी ने न सिर्फ इलेक्शन कमीशन को, फडणवीस सरकार को, केंद्र सरकार को भी खड़ा कर दिया ना उन्होंने कि आपने इलेक्शन कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे आपने, अगर 2 लोग चुन लिए गए, एक कैबिनेट मिनिस्टर है और एक प्रधानमंत्री है, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन का तो कोई लेना देना ही नहीं है। अधीर रंजन चौधरी को तो उस समय आपने बुलाया भी हो तो उनको पता ही नहीं चला। अगर अधीर रंजन चौधरी आज भी लीडर ऑफ अपोजिशन बने होते तो आप सोचिए कि कांग्रेस का क्या होता। ये राहुल गांधी का मुंह नहीं बंद कर पाएंगे। ये जो आर्टिकल है, एक जो चीज इसमें से साफ हुई है राजीव जी, वो ये हुई है कि ये राहुल गांधी की नई स्ट्रेटेजी है। वो नई स्ट्रेटेजी ये कि राहुल गांधी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो इंडियन एक्सप्रेस उसको डबल कॉलम 3 कॉलम किसी अंदर के पन्ने पे फेंक देता, इतना डर है। राहुल गांधी ने आर्टिकल लिखा और इंडियन एक्सप्रेस को भेज दिया। अब इंडियन एक्सप्रेस को छापना है क्योंकि वो बीजेपी के लोगों के आर्टिकल छापता है। और वो जो सरकारी लोग हैं, सरकारी मीडिया वाले, जो गोदी मीडिया के लोग हैं, उनके आर्टिकल छापता है प्रमुखता से। तो राहुल का भी छापना पड़ेगा। आप देखिए कि जब से सोशल मीडिया पर ये आर्टिकल शेयर हुआ है और हिंदी में शेयर हुआ है जी, आप देखिए इसकी रीच, देखिए कहां कहां पहुंच गई है। हर आदमी शेयर कर रहा है। तो ये जो हो रहा है, ये अकेले आदमी लड़ रहा है। ये जो पूरी लड़ाई है, और कांग्रेस के जो लोग हैं उनको भी दिग्विजय सिंह ने शेयर किया अपने सोशल मीडिया हैंडल से। देश के जितने भी कांग्रेसी हैं, 8 करोड़ ही हों चाहे, या 7 करोड़ हों, या 5 करोड़ हों, अगर 5 करोड़ कांग्रेस के वर्कर्स व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, तमाम जगह इन आर्टिकल्स को शेयर करते हैं, जनता के बीच पहुंचाते हैं, तो वो घर घर पहुंच जाएगा। इसमें बिल्कुल साफ लिखा है, उन्होंने जो पॉइंट्स लिखे हैं उसमें कोई अलजबरा नहीं है, उसमें कोई ज्योमेट्री भी नहीं है। वो तो बहुत बिल्कुल कि जितने आपके एडल्ट वोटर्स नहीं, उससे ज्यादा वोट कैसे पड़ गए बताइए आप। केवल एक ही चीज का जवाब दे दे कि भाई जितने आपके रजिस्टर्ड वोटर्स नहीं हैं, वो उससे ज्यादा वोट कैसे पड़ गए, ये बता दें। घबरा गए फडणवीस साहब को बोलते हुए, सुनिए आप, वो घबरा गए, आवाज नहीं निकल रही है उनकी, और सारे के सारे लोग पिल पड़े हैं राहुल गांधी, पूरी की पूरी, जिसको कहते हैं ना, मतलब ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जो राहुल गांधी ने ऑपरेशन महाराष्ट्र चलाया है, ये ऑपरेशन फर्जीवाड़ा एक्सपोज किया है, हम सब देखना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गर्ग साहब, आपके पास जरा आना चाहता हूं। और चुनाव आयोग ने जिस हड़बड़ी से
बिना सिग्नेचर वाला जो 2 पन्ने का जो अपना स्पष्टीकरण दिया है इस आलेख पे, और जिसमें साफ साफ कहा है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा फैलाई गई कोई भी गलत सूचना न केवल कानून के प्रति अनादर का प्रतीक है, बल्कि इससे उनके राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त हजारों प्रतिनिधियों की भी बदनामी होती है और लाखों चुनाव कर्मियों का मनोबल भी गिरता है, जो चुनावों के दौरान अथक और पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। मतदाताओं द्वारा किसी भी प्रतिकूल फैसले के बाद यह कहकर चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश करना पूरी तरह बेतुका है। ये बात यहाँ पर उसके बाद अलग अलग पॉइंट में, ये 4-5 पॉइंट में यहाँ पर चुनाव आयोग ने भी अपनी बात रखी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी हड़बड़ी में चुनाव आयोग का जवाब आने का मतलब क्या है। और फिर आपके उसी जहां से आपने शुरुआत की थी, मैं वहीं फिर आता हूं कि अगर आप ये सारी बातें लिख रहे हैं, अब जरा आपके सवाल, आपके पहले सेंटेंस में राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, उसी से आपका जवाब चाहता हूं कि आखिर यहां पर चुनाव आयोग अभी तक किसी भी ढंग का राहुल गांधी के ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक स्वायत्त संस्था को राहुल गांधी बदनाम कर रहे हैं, तो आखिर चुनाव आयोग क्यों नहीं कर रहा है? और अगर नहीं कर रहा है तो फिर चुनाव आयोग के ऊपर क्या ऐसे ढेरों सवाल और नहीं दागे जाने चाहिए? है या नहीं, ये तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एक प्रक्रिया है कि उन्होंने नहीं किए होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर करे कि सारे कमिश्नर करें या कोई करे नहीं करें, हमको मान के चलना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने किया है। अब इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये कि राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस पार्टी अदालत का दरवाजा खटखटाए कि हमने ये आरोप लगाए हैं और ये जवाब हमको मिला है, हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, तो हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या देश की सर्वोच्च अदालत जी इस मामले में इसका संज्ञान लेके इसमें अपना मार्गदर्शन दे, ये व्यवस्था दे। एक जो मुद्दा है कि इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट का, अगर मेरी याददाश्त ठीक है जी तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुझाव दिया था, आदेश नहीं दिया था, सुझाव दिया था कि 3 सदस्यीय पैनल में चीफ जस्टिस को रखा जा सकता है या रखने पर विचार किया जाए या रखा जाए। उन्होंने उसको मैंडेटरी नहीं बनाया था। अब ये ओपन क्वेश्चन है कि मैं उसमें आदेशित क्यों नहीं किया। अगर चीफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप इस सुझाव पर सरकार गौर कर सकती है, सरकार ने गौर नहीं किया। उन्होंने कहा क्यों करना, हमने कैबिनेट मिनिस्टर को बना दिया, लॉ मिनिस्टर को रख दिया, तो हो गया। 3 लोगों के बीच में 2 का बहुमत हो गया, जो राहुल गांधी कह रहे हैं। और जैसा आपने बताया, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अपमान हुआ है चुने हुए प्रतिनिधियों का, जिन लोगों ने मेहनत की उनका हुआ है। गंभीर बात है, राहुल गांधी को कोई अधिकार नहीं है इस तरह से अपमान करने का, क्योंकि विपक्ष का नेता अगर इस तरह का अपमान कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट से एक तो इस आलेख पर प्रतिबंध लगवाना चाहिए कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन रोका जाए, इसका प्रसारण रोका जाए, और जब तक सुप्रीम कोर्ट व्यवस्था नहीं दे दे तब तक राहुल गांधी इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे, ये कहा जाए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है राजीव जी। देश के 3 राज्यों ने
मोटे तौर पर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन 3 राज्यों ने एनडीए को 240 पे पटक दिया था। जी, अगर आप आंकड़े उठा के देख लें, महाराष्ट्र में चुनाव जीतना जरूरी था। मैंने आपको बताया अभी राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है 2027 में। देश में कोई संवैधानिक व्यवस्था बदलनी हो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाना हो, कुछ करना हो, संविधान बदलना, राज्यसभा में गिनती अपनी दुरुस्त करना। दूसरा, अब बिहार, उसका नंबर है। मैं इसलिए कह रहा हूं शरद पवार का, उनको पता है शरद पवार को कि इलेक्शन कमीशन क्या जवाब देगा और क्या देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। तो इलेक्शन कमीशन के जवाब का इंतजार नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो, और अब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया तो उनको कहना चाहिए। जी, उद्धव ठाकरे को भी कहना चाहिए। अगर वो राज ठाकरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनको भी बोलना चाहिए। ये बिहार में होगा। ये राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं कि बिहार में नहीं हो और 2027 में यूपी में नहीं हो, बंगाल में तो हो नहीं पाएगा, केरल में नहीं हो पाएगा, तमिलनाडु में नहीं हो पाएगा, असम में हालत खराब है इन लोगों की, असम में कर सकते हैं जैसा आरोप है या चर्चा है। इलेक्शन कमीशन अगर चाहेगा तो कहीं भी नहीं होगा भ्रष्टाचार, उसमें क्या, ये तो सब इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए राहुल गांधी के आरोपों की। और अगर वो इस तरह से भ्रम फैला रहे हैं, देश में अराजकता पैदा कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा कर रहे हैं, एक संवैधानिक संस्था को सड़कों पर बदनाम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसमें दोनों पक्षों का मैंने आपको कहा कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए, एलाइस को क्या करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसकी गोलियां कैप्सूल बना के नागरिकों के गले में बांध देना चाहिए कि देखो, उनको गले में खिला देना चाहिए पानी के साथ। और दूसरा ये कि सरकार को बाध्य करना चाहिए कि वो कार्रवाई करे राहुल गांधी के खिलाफ, उनकी सदस्यता से उनको खत्म कर दिया जाए, पार्लियामेंट से उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। ऑपरेशन राहुल गांधी चलाया जाना चाहिए सरकार की तरफ से, क्योंकि जो आदमी इतनी हिम्मत कर रहा है तो वो तो एक अराजकता पैदा कर रहा है ना देश में। तो क्योंकि सरकार फिर 2029 का चुनाव कैसे लड़ेगी अगर वो इस तरह से करते रहेंगे तो। जी, एनडीए को 2029 भी तो जीतना है। राहुल गांधी में प्रतिबंध लगना चाहिए राजीव जी, मेरा ऐसा मानना है। और वो ये सरकार सक्षम है। ये हमारे हंस रहे हैं हमारे जो रविकांत जी। आप उकसा रहे हैं गर साहब, आप उकसा रहे हैं, फंसा रहे हैं आप मोदी जी को। वैसे ही फंसे हुए हैं अभी, अब कनाडा जा रहे हैं हालांकि।
इस बार भी मैं बोल दूं कनाडा जाना है, जी 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 प्लीज। कि वो कनाडा जा तो रहे हैं पर क्या लेके आएंगे पता नहीं है। वहां ट्रंप उनसे मिलेंगे कि नहीं, और अगर ट्रंप ने रिपीट कर दिया मोदी जी की प्रेजेंस में कि भाई मैंने करवाया था सीज फायर। राहुल गांधी बोल चुके हैं कि 11 बार ट्रंप बोल चुके हैं। अब तो 12 हो गया गर साहब, अब 12 हो गया। हाँ 12 हो गया ना। तब अगर कनाडा में बोल दिया उन्होंने ट्रंप ने, या मुलाकात नहीं हो पाई, या शिखर वार्ता के रेजोल्यूशन में आतंकवाद को शामिल करके पाकिस्तान की भर्त्सना नहीं हो पाई। राहुल जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं राहुल सिर्फ जी ये कुछ कह- जोड़ रहा था कि 12 के साथ अब तो पुतिन साहब ने भी उसकी पुष्टि कर दी है, रूस ने भी पुष्टि कर दी है। परम मित्र, नहीं, दो वो परम ठीक है, मित्र थे तो दो। वो ठीक है। G7 में रूस नहीं है, इसलिए मैं G7 में जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं, फ्रांस और इंग्लैंड, जर्मनी और अमेरिका और जापान और इटली और यूरोपियन यूनियन, ये तमाम हैं उसमें। भारत भी मेंबर नहीं है G7 का। उनको भारत को 2019 से बुला रहे हैं वो लोग, आमंत्रित किया जाता है। पिछले 6 सालों से मोदी जी जा रहे हैं उसमें, तो वो जाना भी चाहिए। भारत इतना, यहाँ मोदी जी का सवाल नहीं है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, भारत का प्रतिनिधित्व 100% होना चाहिए। इतना बड़ा देश, इतना डेमोक्रेटिक देश, 140 करोड़ लोगों का देश, तो भारत का प्रतिनिधित्व बहुत जरूरी है वहां। अगर मोदी जी को नहीं बुलाते तो एक परंपरा बन जाती है कि भारत को इग्नोर किया जा सकता है। तो मोदी जी तो मान लीजिए कि अगली बार नहीं बने प्रधानमंत्री, पर अगला प्रधानमंत्री भी को भी अगर ये इस तरह से लटका के रखें G7 वाले, तो वो नहीं चलेगा जी। ये भारत का अपमान है कि हमारे प्रधानमंत्री को नहीं बुलाना। हालांकि अब वहां बहुत कनाडा के प्रधानमंत्री का बहुत विरोध हो रहा है जी, बहुत उसको लेकर तूफान मचा हुआ है और वो सफाई देते फिर रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गर साहब। इस चर्चा को अब यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया राहुल देव जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।